आज काम वाली बाई नहीं आई है। एक सीक्रेट बताऊं? बल्कि मैंने खुद ही उसे छुट्टी दे दी। अरे इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। सीक्रेट है यूनिक का ये सुप्रीम वाइपर। वाइपर की इंडस्ट्री का सबसे पुराना नाम। बेजोड़ मजबूती, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी है इसकी पहचान। यूनिक का सुप्रीम वाइपर सच में सुप्रीम है सिंस 1982। हिंदुस्तान लाइव पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका मैं खैर मकदम करता हूं। अंजुमन हैदरी जोरबाग करबला का जो मामला है वो अब लगता है कि दो धड़ों में बटा हुआ नज़र आ रहा है। एक वो कि जिसको कमेटी को अपॉइंट किया है दिल्ली वक्फ बोर्ड ने, और दूसरा वो कमेटी जो ऑलरेडी चल रही है इस वक्त में मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में। लेकिन मामला क्या हो रहा है कि अब इसमें पैसों की, फंड्स के घोटाले को लेकर के और कमेटी को उसी पर बने रहने का जो हक़ या इख्तियार है, वो कहते हैं जो दूसरी कमेटी इस वक्त मौजूदा काम कर रही है, जिसको वक्फ बोर्ड ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, उन तमाम मामलात के ऊपर अब लगता है कि जो रस्साकशी है वो और ज़्यादा तेज़ होने वाली है और मामला अदालत तक पहुँचेगा। ये वो कमेटी है जिसको कि वक्फ बोर्ड ने अप्रूव किया है, अंजुमन हैदरी जोरबाग करबला की कमेटी। इन्हीं से पूछ लेता हूं कि अब आखिर मामला ये कहां जाकर के ठहरेगा और क्या होगा। मेरे साथ अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी सरफराज मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये क्या हालात अब बन रहे हैं कि जो बहादुर अब्बास हैं जनरल सेक्रेटरी अंजुमन हैदरी के, फ़िलहाल मैं कहता हूँ मौजूदा, आप कह रहे हैं कि अब वक्फ बोर्ड ने हमको अप्रूव कर दिया, तो ये फिर किस तरीके से होगा? दो कमेटी तो एक जगह काम कर नहीं सकती। देखिए, ये दोनों ही बातें बिल्कुल गलत हैं, शायद आपकी नॉलेज नहीं है। एक तो वक्फुल औलाद होता है और एक वक्फुल खैर होता है। वक्फुल खैर में कोई भी आदमी किसी भी ओहदे पर ताहयात नहीं हो सकता है। ये बात मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉपर्टी वक्फुल औलाद नहीं है। इसमें कोई भी शख्स किसी भी ओहदे पर लाइफ टाइम नहीं रह सकता है। ये वक्फुल खैर प्रॉपर्टी है, ये कुदसिया बेगम की वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है और ये तमाम प्रॉपर्टी जो दरगाह शाह मर्दा की है ये वक्फ बोर्ड के मातहत आती है। इसलिए इसमें किसी को भी मुझ समेत लाइफ टाइम किसी भी मनसब पर फाइज दिलाने का इख्तियार है ही नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं जो बहादुर अब्बास इस वक्त के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं, आपके मुताबिक उनका कोई अब लेना देना नहीं है? अब जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो आप ही हैं। पहली बात तो ये कि उनका कभी कोई लेना देना नहीं था, वो तो खुद साख्ता जनरल सेक्रेटरी थे। अब तक क्या था फिर? अब तक ये था कि कौम को इसके बारे में मालूम ही नहीं था और हम 2011 से 2019 तक और 2019 से 2022 तक पूरी कौम को ये बताने के लिए लगे रहे कि भैया ये असली अंजुमन है ही नहीं, ये जो अंजुमन है ये असली अंजुमन नहीं है। इन्होंने ये कहा कि मैं खुद कहता हूँ कि मैं लाइफ टाइम जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो आज तक मैंने कहीं पर ऐसा नहीं कहा, और अगर ऐसा कहीं कहा होता ज़रूर ये सब जगह उस वीडियो को, ऑडियो को चला रहे होते। तो ये सरासर बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम है। जहाँ तक बात है कि क्या हमारे सोसाइटी रूल्स के अंदर लाइफ टाइम सेक्रेटरी बनाने का कोई प्रोविज़न है, तो मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद एक पेशे से एडवोकेट भी हूँ। जो सोसाइटी एक्ट है उसी के अंदर पाबंदी है कि सेक्रेटरी हमेशा इलेक्ट होके आएगा, इलेक्शन से आएगा, वो लाइफ टाइम अपॉइंट नहीं हो सकता है। तो लिहाजा ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। तो लाइफ टाइम लीगल एडवाइज़र हैं जी। देखिए, अब मैं बताता हूँ तो लाइफ टाइम लीगल एडवाइज़र कैसे हो सकते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ कि कोई भी मुशीर, सलाहकार, पैटर्न, चीफ पैटर्न्स हमेशा से हमारी अंजुमन के अंदर लाइफ टाइम रहे हैं। जैसे अभी मौलाना कल्बे जवाद साहब हमारे चीफ पैटर्न हैं लाइफ टाइम, उससे पहले मौलाना सैयद अली तकवी साहब जो थे मरहूम, उनके इंतकाल के बाद कल्बे जवाद साहब अपॉइंट हुए थे, वो लाइफ टाइम पैटर्न थे। ये जो पोस्टें हैं, सलाहकार, मुशीर, ये सब ऑनररी पोस्ट्स होती हैं, ये कोई ओहदा नहीं है। मैं नहीं बना हूँ कानूनी सलाहकार खुद, मुझे जिम्मेदारी दी है हमारी जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर तमाम मेंबरों ने। उन्होंने ये कहा कि आप ये मुकदमे देख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी हम लगा रहे हैं, कभी भी कोई भी सेक्रेटरी आ जाए, क्योंकि सेक्रेटरी जो होता है वो कोर्ट केसेस देखता है। अगर मैं लाइफ टाइम सेक्रेटरी होता तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं थी कानूनी मुशीर की, फिर तो मैं सेक्रेटरी हूँ, मुझे सलाह किसी से लेनी नहीं है। अगर कल कोई और सेक्रेटरी आ जाता है, मान लीजिए आप फरहान भाई, आप सेक्रेटरी इलेक्ट होकर आ गए, तो कोर्ट केस में अगर आप कहीं कोई कम्युनिकेशन लिखते हैं तो ये
अंजुमन की जनरल बॉडी ने मुझे ड्यूटी दी है कि आप उसे सलाह देंगे कि कोई चीज़ ऐसी ना लिखी जाए जो पहले अंजुमन का स्टैंड है उसके बरक्स हो। उसकी ना ही मुझे कोई तनख्वाह मिलनी है, ना ही मेरी कोई वो पोस्ट है, ना ही मेरे हाथ में उसका कोई पैसा आना है। वो सिर्फ एक सलाह की एक पोस्ट नहीं है, एक सलाहकार की हैसियत से मुझे सोसाइटी ने रखा है। तमाम प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड के मातहत आती है। जो भी कमेटी दिल्ली वक्फ बोर्ड तश्कील देगा वही कमेटी कानून के दायरे में होगी। नहीं तो जो कमेटी जिसके अंदर मौलाना कल्बे जवाद साहब मौजूद हैं, जो कमेटी अब चल रही है वो वक्फ बोर्ड से अप्रूव्ड कमेटी नहीं है, ऐसे ही चल रही है। जी, यही कंफ्यूजन कौम के बीच में है कि ये खुद साख्ता कमेटी के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। देखिए, अगर मैं कल अपने नाम रजिस्ट्री कराने खड़ा हो जाऊं, बेचने खड़ा हो जाऊं लाल किले की, तो वो मेरा या मेरे अब्बा का थोड़ी हो जाएगा, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माल है। अगरचे दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये कमेटी बनाई है तो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड गलत बनाया है, और अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड गलत बनाए तो दिल्ली की हुकूमत भी गलत हो गई। भाई हमें जो मैनेजिंग कमेटी तश्कील दी गई है दिल्ली वक्फ वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ भी आपसे मैं क्लियर करवाना चाहूँगा कि वक्फ का कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपसे सवाल, एक मेंबर हैं उसमें, जब मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर वक्फ बोर्ड का अंजुमन हैदरी या दरगाह शाह मर्दा से कोई लेना देना नहीं है तो नईम फातिमा जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में मेंबर हैं वो क्या कर रही हैं वहां बैठकर? वो शिया रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो शिया रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो फिर दिल्ली वक्फ बोर्ड में क्या करें? दिल्ली वक्फ बोर्ड से तो कोई मतलब नहीं है ना हमारा। दिल्ली वक्फ बोर्ड तो शियाओं के अलावा है, बकौल इनके, बकौल इन लोगों के। दूसरी बात यह कि अगर वक्फ बोर्ड से हमारा कोई मतलब नहीं है तो आप 2019 में ऑडिट क्यों करा के आए उनके यहाँ? और अगर वक्फ बोर्ड से हमारा कोई मतलब नहीं है तो अंजुमन हैदरी 2010 तक तमाम ऑडिट्स क्यों कराती रही है दिल्ली वक्फ बोर्ड में? दिल्ली वक्फ बोर्ड को जो हमें 7% का टैक्स जाता है हमारी आमदनी का, वो क्यों अदा करते रहे हम? बट 2010 से आपने, चूंकि वक्फ बोर्ड को आपकी हकीकत ना पता चल जाए इसलिए आपने वक्फ बोर्ड से कोई रब्ता ही नहीं किया और आपने अपने आप को खुद साख्ता अंजुमन हैदरी बनाकर 2019 में पेश कर दिया। तब आप लोग क्या कर रहे थे? देखिए, हम 2011 में अंजुमन छोड़कर आ गए थे इनके फैसलों के खिलाफ। हमें 2010 में अंजुमन हैदरी में लाया गया था, लेकिन चूंकि हमें बहुत मालूमात नहीं थी और जब 2011 में हमें तमाम हकीकत सामने आए, तमाम हकाइक सामने आए, तो हमने इनसे सवाल जवाब शुरू किया कि भाई जिस अंजुमन को आप चला रहे हैं ये तो अंजुमन हैदरी है ही नहीं, जिसका आपने हमें सेक्रेटरी बना दिया 2011 में। और इनके जो मामलात हैं, हमने कहा फिर भी आप उनको बैठकर सुलझाइए, लेकिन इनके जो मामलात हैं, इनके जो तरीक़ाकार थे, हम उसकी मुखालफत करते रहे 2011 में भी। और उस वक्त जब हमारी मुखालफत बढ़ी और इसने बदतमीजी शुरू की बहादुर ने। सरफराज हुसैन हमारे अंजुमन के जॉइंट सेक्रेटरी थे। सरफराज हुसैन ने नर्सरी वाले के साथ मिली भगत करके जो गद्दारी करी, सरफराज हुसैन क्या करा मैं बताता हूँ अभी। सरफराज हुसैन, शबाब हैदर और आपके अली काजिम, ये सब एक जो गद्दारों की टीम थी उससे मिली हुई थी। और जब इन्होंने, हम केस जीत गए तो हमने कहा कि भाई अपना चल के कब्जा लेते हैं, तो ये लोग फरार हो गए। 11 दिन तक हम बोर्ड की कमेटी की मीटिंग बुलाते रहे, ये मीटिंग में नहीं आए। और 11वें दिन जिस दिन स्टे हुआ तो ये उससे जाके वहाँ पर मिल गए, जिसके सबूत सामने आए तो इन्हें अंजुमन से निकाला गया था। आज ये क्या बात कह रहे हैं वो पूरी कौम सुन ले। कल का एक इनका स्टेटमेंट मैंने देखा, इन्होंने कहा कि 2011 में मुझे पता चला अंजुमन हैदरी नकली है इसलिए मैंने अंजुमन छोड़ दी थी। 2011 में नकली अंजुमन है इसलिए छोड़ दी। वो क्यों कह रहे हैं, पूरी कौम समझे इस बात को। 2011 में अगर अंजुमन हैदरी नकली थी तो जो अंजुमन हैदरी ने नर्सरी का केस जीता ये सारा फर्जी हो गया। जो 7 करोड़ उसको देने का ऑलरेडी आदेश हो ही रखा है, वो तो देने ही है ना 7 करोड़। वो 7 करोड़ का ऑर्डर भी, अब वो जाके नर्सरी वाला कहेगा ये अंजुमन नकली थी। तो जब मेरे एफिडेविट ही सारे नकली हो गए, मेरा टाइटल ही नकली हो गया, तो केस ज़ीरो हो गया। और अपील भी अंजुमन हैदरी ने करी है 1300 करोड़ की। तो जब मेरा बेस ही नकली है, अंजुमन हैदरी ही नकली है, तो उस हिसाब से 1300 करोड़ का भी केस खत्म हो गया। तो पूरी कॉन्स्पिरेसी नर्सरी वाले को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये रची जा रही है। 2011 में पता चला नकली अंजुमन है, 8 साल तक हाई कोर्ट और सब जगह केस चलता रहा और आप अपने घर में चुप के बैठे हुए थे। तुम्हें निकाला गया था गद्दारी के ऊपर। 2019 से पहले तो तुमने कभी नहीं कहा क्या हुआ। तो इधर हम नर्सरी का केस जीते, उधर तुम अमातुल्लाह के साथ मिलकर जो तुमने षड्यंत्र रचा। जो अब वो कमेटी, जो दूसरी पैरेलल कमेटी आपके खड़ी हुई है अंजुमन हैदरी के, आप अब उसको नहीं मानेंगे? नहीं, और उन्होंने आपको 40 दिन का टाइम दिया है कि आप लोग अपना सब बोरी बिस्तर पैक करें और जाएं। मैं इस वक्फ एक्ट को मानूंगा। वक्फ एक्ट के हिसाब से ये कहता है कि जो गजेटेड हम मुतवल्ली हैं,
हमें हटाने का एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। क्या है वो? उसके लिए एक इंक्वायरी गठित होनी है, हमारे खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने हैं। जैसे कौन इंक्वायरी गठित करेगा? सीओ साहब करेंगे। सीओ के पास पावर होती है, दिल्ली वक्फ बोर्ड। सीओ हमें नोटिस भेजेंगे, हमसे सवाल जवाब मांगेंगे, हम उस सवाल के जवाब देंगे। अगर उनमें गलत पाया जाएगा तो ऑर्डर पास होगा, फिर वो चैलेंज हो सकता है। देयर इज अ ड्यू प्रोसेस। हमें नोटिस दिया गया था 2019 में, सीओ साहब के जरिए ही दिया गया था, और उस नोटिस का जब हमने जवाब सबूतों के साथ दिया तो उन्होंने ऑर्डर पास किया कि मैं अपने नोटिस को विड्रॉ कर रहा हूं, आपका इलेक्शन फेयर हुआ है और आपके यहाँ कोई बदउनवानी नहीं है, लिहाजा आपकी अंजुमन रहेगी। तो वो सीओ का नोटिस आ भी चुका, वो क्लियर भी हो चुका। तो आज ये जो ये ऑर्डर किया गया है पूरी तरह इलीगल, बैड इन लॉ है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। उसके अलावा सीओ तो एक इंक्वायरी की बात, लेकिन अब आपको भी तो एक नोटिस आया है ना, आपको भी तो इन्होंने एक नोटिस दिया है, वो कौन सा नोटिस है? मैं अभी एक नोटिस भेज देता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पे कि आप जो है कल सुबह प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ दीजिए। कोई हैसियत है उसकी क्या? यानी इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं अगर अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एक नोटिस भेज दूं कि सुबह आप हट जाइए, और अब मैं हमारे भाई को भेज रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो दरगाह से करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, आपको मालूम है दरगाह में एक नर्सरी चलाई जाती है करबला की प्रॉपर्टी पर, दरगाह में गल्ले हैं। मुझे ये भी मालूम है। यस, वही तो हम इनसे 200 करोड़ रुपए का जो हम इन पर इल्जाम, ये कहते हैं इल्जाम, वो इल्जाम नहीं है, हकीकत है कि ये 200 करोड़ रुपए का घोटाला है 3 साल के अंदर। तो 12 साल के अंदर कितने का घोटाला होगा? ये सब इनसे माले इमाम वसूल किया जाएगा। और दावेदारी की बात यह है कि देखिए, अगरचे दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 2019 में कमेटी तश्कील दी और वो गैर कानूनी थी, तो आप उसके अगेंस्ट वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों नहीं गए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? जब भी चेयरमैन अमानतुल्लाह साहब थे, 2022 में एक बार फिर इनके बकौल कमेटी बना दी गई और वो गैर कानूनी है, तो आप क्यों नहीं कोर्ट चले गए? अब चले जाएं भाई, अभी भी आपके पास पोजीशन देने के लिए 20-25 दिन का, 15 दिन का टाइम बचा है, आपको चले जाना चाहिए। हमारे वालिद की या दादा की प्रॉपर्टी नहीं है कि हमें कल ही वो मकान खाली कराकर उसमें रहना है। हम खराब सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तहरीक है हमारी खराब सिस्टम के खिलाफ। आपका मतलब है कि वहाँ पर बदउनवानी बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, जो कुछ अंजुमन हैदरी से कमाई हो रही है, नर्सरी से करोड़ों रुपए आप ये कह रहे हैं, सब उसका गबन हो चुका है अब तक। तो आप उसको अंकुश लगा पाएंगे? अंकुश ही नहीं लगा पाएंगे, हम उसको ख़त्म करेंगे और उसकी जो माले इमाम गस्ब हुआ है उसकी रिकवरी भी करेंगे। और आप कह रहे हैं कि बहुत आसान लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, आसान तो कभी भी कुछ नहीं होता है। आप अपने घर में बैठकर सोचेंगे कि मैं पायलट बन जाऊं, तो ये आसान नहीं है। अगर आप टीवी 20 साल तक क्रिकेट देखेंगे तो आप सचिन नहीं बन सकते, आपको फील्ड में आना पड़ेगा, तब जाकर आप सचिन तेंदुलकर बनेंगे। तो आसान तो कुछ नहीं होता है भाई, आसान तो आज रोटी खाना भी नहीं है। और ये तो माले इमाम को बचाने की मुहिम है, और वो भी गासिबों से। इनके 12 साल से पंजे गड़े हुए हैं, और जब मिट्टी में पंजे उखाड़े जाते हैं तो वो मिट्टी भी लेकर उखड़ती है। इस कमेटी के प्रेसिडेंट के खिलाफ 126 करोड़ का नोएडा में केस चल रहा है, एक 22 करोड़ का, एक तकरीबन 500 करोड़ के गबन के केस चल रहे हैं। प्रेसिडेंट का प्रोफाइल है असजद रजा जैदी का, जो हमारी आपके पैरेलल खड़ी हुई कमेटी। असजद रजा जैदी हमारी शिया कम्युनिटी की तारीख में सबसे बड़े बेईमान कागजों के हिसाब से हैं। मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ जिन पे इतने कई सौ करोड़ के गबन के केस चल रहे हैं। इस अंजुमन के वाइस प्रेसिडेंट जफर याब, उनकी सुनिए, उनका डोजियर मेरे पास खुद मौजूद है। उन पे जो है फिरौती का केस, उन पे डकैती का केस, उन पे उनके खिलाफ जो है दुनिया जहान के मुकदमे मौजूद हैं। अब आइए इस वाइस प्रेसिडेंट, इस पे सरफराज पे, ये हवाला के जनरल सेक्रेटरी जो हैं, ये जो है हवाले का सबसे बड़ा धंधा जमना पूरे पुरानी दिल्ली का ये करते हैं। इसका सबूत हमने बाकायदा क्राइम ब्रांच में दिए, इस पे इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 पैन कार्ड, कभी सुने हैं आपने? एक आदमी के 2 पैन कार्ड, दूसरा पैन कार्ड ये लाजपत नगर के एड्रेस से ये करते हैं, एक यहाँ से करते हैं। हवाले का बड़ा धंधा, तो हवाले का धंधा करने वाला अंजुमन में आएंगे। अब आप इनके जो ये हैं अली काजिम जो इनके वक्फ सेक्रेटरी बने हैं, ये मोहम्मद अहमद काजमी के बेटे हैं। मोहम्मद अहमद काजमी साहब से पूछे, खुद गवाह हैं, जब 2013 में नर्सरी वाले से इन्होंने पैसे लेके खाए तो इनको पकड़ा गया, कल्बे जवाद साहब के सामने पेश किया गया। इनका हाथ का लिखा हुआ इस्तीफा मेरे पास मौजूद है, जिसमें जब इनकी चोरी पकड़ी गई, इन्हें निकाला गया था, सारे चोर इकट्ठा हो गए, यहाँ वापिस आएंगे। आज नर्सरी खाली हो गई। 2013 में अली काजिम मेरा सगे मामू का लड़का है, इनकी वालदा को बिठाया गया।
अब मोहम्मद अहमद कादरी साहब को बिठाया गया, कल्बे जवाद साहब को बिठाया गया, और सबके सामने साबित हुआ उनका हाथ का लिखा हुआ इस्तीफा मौजूद है। सारे ही चोर इकट्ठे होकर आएंगे और इन चोरों के हम हाथ में दे देंगे कि अब तुम नरसरी वालिद के साथ मिलके पूरी कौम की इस जागीर को लुटा दो। कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में लड़ाई लड़ी गई, जंग जीती गई, और अभी आधी जंग जीती गई है। 1300 करोड़ की जंग बाकी है, उसे भी जीतेंगे। वहाँ यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, रोज़ा भी बनाएंगे, तमाम तरक्याती काम करेंगे। और कोई, अमातुल्लाह खान साहब के लिए एक स्पेशल मैसेज दे रहा हूँ, ये करबला है, बड़े बड़े को तबाह कर दिया है इसने। अभी भी आप बाज आ जाएं इस करबला से, जो ये आप दुश्मनी मोल ले रहे हैं, जो करबला के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इससे बाज आ जाएं। ये वक्फ जायदाद वक्फ इमाम हुसैन है, इसको किसी कीमत में कोई माई का लाल हड़प नहीं सकता। भाई हम रूल जो गवर्नमेंट के हैं या जो जो वक्फ एक्ट के रूल बनते हैं, तो उस हिसाब से हम 30 दिन का टाइम लेके चल रहे हैं कि 30 दिन के अंदर ये हमें प्यार मोहब्बत से अगर हैंड ओवर कर देते हैं तो बेहतर है, वरना फिर आगे हम जो लीगल कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे। ये बादशाह सलामत हैं क्या? गुंडे हैं ये। आप पर आरोप एक ये भी है कि इसमें मैलिफाइड इंटेंशन यानी पर्सनल इंटरेस्ट ऐसा क्या है कि एक तो चुनाव नहीं चाहते कि चुनाव हो, दूसरा ये कहा गया कि यहाँ के मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स यानी जो फंड्स हैं उनका बेजा इस्तेमाल किया गया, और ये तक कहा गया कि गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, BMW कार ले रहे हैं, पहले मोबाइल का काम करते थे और आज जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सब अंजुमन हैदरी की देन है, ये भी आरोप है आप पे। देखिए मैं अच्छा नहीं लगता अपने बारे में बताते हुए। अमातुल्लाह खान काज बटन का काम करते थे और उनकी हैसियत एक दर्जी, मतलब आते फिरते लोग उनको क्या करते थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उनके बाप दादा भी कोई वजूददार आदमी नहीं थे। मेरे दादा 8 गांव के मालिक थे, मेरे दादा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो ये तो हो गई मेरे, और आज भी मेरे पास जो मेरी दादलाई ज़मीनें हैं वो इतनी हैं कि जितने इस काज बटन वाले के पूरे ख़ानदान के पास नहीं होगी, इतनी हैसियत का तो मैं आदमी, मैं ब्लड से हूँ। ये तो हो गई मेरी हैसियत की बात। और जो मैं 8 गांव बता रहा हूँ ये रिवेन्यू में दर्ज हैं, ज़मींदारी खात्मे में ख़त्म हुए हैं 1900 जब ये बात, ये आरोप जो है ना ये इन्होंने लगाया, जो अंजुमन हैदरी के अब नए मेंबर्स हैं, ये वो कह रहे हैं। अरे मैं सुन तो लीजिए, ये मैंने इस काज बटन वाले को जवाब दिया है पहले, ठीक है, मगर मेहनत करके आज पैसे वाला हो गया, हमें क्या दिक्कत है। अब मैं अपनी बात करता हूँ। अंजुमन हैदरी में 2010 दिसंबर में इलेक्शन से आया हूँ। उसमें सन 2000 में, कब सन 2010 में आया हूँ। सन 2000 में जोरबाग पता है कौन सी जगह है? 25 लाख रुपए गज की ज़मीन है वहाँ पे दुकान अपने पैसों से मैं सन 2000 में ख़रीद चुका था, अपने पैसों से। उससे 10 साल पहले मैं सन 2000 में ख़रीद चुका था, ठीक। उसके आगे की बात सुनिए, BMW की बताना नहीं चाहिए, मगर माज़रत के साथ मैं कौम को इसलिए बता रहा हूँ कि फितनों को उनके अंजाम तक पहुँचाना है। समझ लीजिए आज बात, या आप उनको भी कहिए कि जिन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया है, मैं उनको बता रहा हूँ। जो भी, अरे उन्हें सब मालूम है, वो गुमराह कर रहे हैं। सन 2008 एस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी के नाम पे, मैं और मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर हेमंत वर्मा, हमारी कंपनी के नाम पे 2 BMW हम बर्ड ऑटोमोबाइल से शोरूम से ख़रीद के लाए थे सन 2008 में। और अंजुमन में मैं आया हूँ 2010 दिसंबर में, ना उससे पहले मेंबर था, ना मेरा अंजुमन से कोई लेना देना था। तो जनाब मेरे पास BMW अंजुमन में आने से पहले से है, और उसके अलावा जायदादें मेरे पास क्या क्या हैं ये मैं बताने पे लगूंगा तो वो छोड़ दीजिए। मैं यहाँ बखान करने नहीं बैठा, बहुत छोटा अदना सा आदमी हूँ। जवाब सिर्फ उनका दिया है कि मेरे पास कहाँ से क्या आया। यानी आपने कहा कि 2010 में आप बाकायदा चुनाव लड़ करके जीते हैं, और तब अंजुमन दिसंबर 2010 में चुनाव लड़ करके जीते हैं, और आपके जो 2 टेन्योर्स हैं लगभग वो हो चुके हैं पूरे। पहले वक्फ सेक्रेटरी था, अब ये झगड़ा जो है उस पर सवाल ये भी आता है कि जो लाइफ टाइम पैटर्न है वो मौलाना कल्बे जवाद साहब हैं, तो क्यों ना मौलाना कल्बे जवाद साहब एक पेशकश करके मसालेहत का कोई रास्ता निकालें, या दोनों जो कमेटियां हैं, जैसे आपकी कमेटी अंजुमन हैदरी और एक वो कमेटी अंजुमन हैदरी जिसका हमने जिक्र किया और दिखाया, ये एक प्लेटफॉर्म पर, एक टेबल पे आकर के कुछ मसला या सॉल्यूशन निकल सकता है कुछ? बहादुर अब्बास, देखिए मैं पहले तो एक बात ये कहता हूँ, अगर ये कमेटी वक्फ एक्ट के हिसाब से कानूनन
है और लीगली बनाई गई है तो मसालियत का सवाल ही नहीं उठता। मौलाना से हमने 3 साल पहले भी बात की थी, मौलाना के सामने हमने कई मैसेजेस कई दरखास्तें की हैं, लेकिन अभी हम ऑन स्क्रीन, चूंकि वो बहरहाल मौलाना है, बता रहे हैं आप, तो अभी हम आप बता रहे हैं मतलब ये क्या बात होती है? आपने बताया कि वो मौलाना आफ्ताब शरीयत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जाने जाते हैं। अच्छा, वो जाने जाते हैं। अगर इस तरह आयतुल्लाह सरफराज हुसैन जाने लगे तो आयतुल्लाह हो गए हम। अच्छा, यानी आपको इस बात पे भी शुबा है? मुझे शुबा नहीं है, मैं जानकारी नहीं रखता, मुझे जानकारी नहीं है मेरी उनसे। आपको इतनी जानकारी है और आप कह रहे हैं मैं जानकारी नहीं रखता? नहीं, बहुत दूर की मुलाकात हुई है, किबला ने कभी टाइम नहीं दिया हमें। टाइम नहीं दिया, सवाल ये है ना, टाइम नहीं दिया। क्यों टाइम नहीं दिया? जी, वो आफ्ताब शरीयत है ना। अच्छा, हाँ, हमारी 2 बार मुलाकात सीएम साहब से हुई है, 3 मरतबा के सीएम है, 2 बार मुलाकात उनके घर पर हुई है, और हमें इतनी इज्जत दी गई है वहाँ पर। आप ये मत समझिएगा कि हम आम आदमी का प्रचार कर रहे हैं। मैं एज ए सीएम, क्योंकि वो जहाँ दरगाह है वहाँ के विधायक भी हैं केजरीवाल साहब, हमें वहाँ चाय मिली, पानी मिला। सर, आप एक सीएम को, एक वो शख्स जो कि कौम के रहनुमा हैं, आप उनसे मुशाबे कर रहे हैं? नहीं, मैं मुशाबे नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना कि 2 बार उनसे मिल लिया, 1 बार भी मौलाना से नहीं मिला। सर सुन, यानी उनसे मिलना, सीएम से मिलना आसान हुआ और मौलाना से मिलना मुश्किल हुआ। देखिए, बिल्कुल मैं यही बात कह रहा हूँ। देखिए फरहान भाई, अगर मैं आपके घर पर जाता हूँ, आप एक मरतबा मुझे पानी के लिए नहीं पूछते हैं, दरवाजे से ऊपर नहीं बुलाते हैं, मुझे क्या दोबारा जाना चाहिए आपके पास? आप होंगे फरहान भाई? आप लखनऊ गए थे? लखनऊ नहीं गए, मौलाना इस्लामिक सेंटर में ठहरे, हम उनके पास गए। वो घर नहीं है ना उनका? अरे मौलाना तो आफ्ताब शरीयत है। नहीं तो आप घर जा सकते हैं ना, आप घर जा सकते हैं। दरगाह शाह मर्दा का मामला ऐसा नहीं है कि अगर आप उनके घर लखनऊ गए होते या आपकी जो कमेटी वक्फ बोर्ड ने अप्रूव की है वो गई होती तो आपको धक्के दे दिए जाते। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से लाल किला 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि नोएडा होते हुए लाल किला आ जाइए कूचा पंडित से, तो आपको ठीक लगेगा? आप क्या कहेंगे, यार सरफराज में ये रहा लाल किला तो 2 किलोमीटर पर। जब आफ्ताब शरीयत हमारे घर पर मौजूद हैं, हमें अपनी बात ही तो रखनी है, दावत थोड़ी खानी है। जब हमारी आफ्ताब शरीयत यहाँ मौजूद होने के बावजूद बात नहीं सुन रहे हैं, इस्लामिक सेंटर में हम जाकर 2-2 घंटे खड़े हुए हैं, वहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो लखनऊ में क्या होगा हमारा? क्या वजह है कि मिलने नहीं दिया जा रहा है या वो मिलना नहीं चाहते आपसे? मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आफ्ताब शरीयत बकौल आपके एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और हमें उन तक जाने ही नहीं दिया जाता, उन तक हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंचने दी जाती। कुल मिला के आप पूरी तरह आप फाइट के लिए तैयार हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, माले इमाम को बचाने के लिए हम हर तरह की फाइट के लिए तैयार हैं। और एक बात और है, इसमें एक बात का इजाफा करता चलूँ, मैं हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, उसकी भी वजाहत कर दीजिए, हर तरह की कुर्बानी। नहीं, जैसे लोग ये समझते हैं कि भाई वो, आपने एक नारा सुना होगा बहुत पहले से कि जी हम अपने सरों को दे देंगे, और हम ये, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम गासिब इमाम के सरों को ले लेंगे, हम माले इमाम को उनसे निकाल कर रहेंगे। सरों को लेने का क्या मतलब है? सरों को लेने का कत्लेआम? नो, अरे फरमान भाई, दरअसल हम पढ़े लिखे कम हैं। हम उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़े, जामिया से, बताइए हम कॉर्पोरेशन स्कूल से पढ़े, एमसीडी से। सरों को लेने का मतलब ये होता है कि जिन ओहदों पर आप जबरदस्ती काबिज हैं, जिस माले इमाम में आपने 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जो मासूम लोगों पर मुकदमे लगे हैं, उन सब का आपसे हिसाब लिया जाएगा और आपको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मेरा मतलब वही है, क्योंकि हमारे दर्शकों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सरों को ले लेंगे, यानी उसका मकसद ये समझेंगे कि भाई सर कलम कर देंगे। यही वजह है कि मैं आपसे वजाहत कराना चाहता हूँ। दूसरी बात, इनका कहना है कि हमने बहुत बार कोशिश की है कि मौलाना कल्ब जवाद साहब से हमारी मुलाकात हो जाए, चाहे दिल्ली में जिस वक्त पे वो आते हैं या उसके अलावा भी बहुत मरतबा कहने के बावजूद हमको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मौलाना को इनसे मिलवाने नहीं दिया जाता। अब मौलाना मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते वो एक बात की बात है, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के इस अंजुमन हैदरी के ये वो लोग जिनको वक्फ बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, इनका कहना है कि हमने अब जो टाइम दिया है, लगभग 40 दिन का वक्त दिया है, कि जो मौजूदा अंजुमन हैदरी इस वक्त वहाँ मौजूद है, जिसके जनरल सेक्रेटरी बहादुर अब्बास हैं, अगर वो लोग वहाँ से नहीं हटते तो हम लोग पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई और कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, जिसकी मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो पैसे के घोटाले और गबनबाजी बदउनवानी के, इन्होंने भ्रष्टाचार के जो मामलात को आगे रखा है कि वहाँ से करोड़ों रुपए की साल भर में कमाई होती है और उसका अब तक कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ वो कहते हैं कुछ भी वक्फ बोर्ड का लेना देना नहीं है इस जगह के बारे में, यानी अंजुमन हैदरी के बारे में। दरगाह शाह मर्दा वक्फ बोर्ड के अंडर नहीं आती। ये कहते हैं कि अगर नहीं आती होती तो अब से महज 2-3 साल पहले उसका ऑडिट क्यों करवाया था। और साथ ही जो एक शिया रिप्रेजेंटेटिव वक्फ बोर्ड में शिया मेंबर हैं, नईम फातिमा, आखिर वो वहाँ पर फिर क्या कर रही हैं अगर वफ़ इसका सुपर कस्टोडियन नहीं है तो।
ये जो ऑर्डर पास किया गया है इसमें और कई खामियां हैं, जैसे कि मिनिमम 5 आदमियों का कोरम होना चाहिए, 5 मेंबर होने चाहिए। वो मीटिंग में टोटल अटेंड ही करने वाले 4 थे, मीटिंग हो ही नहीं सकती थी। दूसरा, शिया मेंबर का होना मैंडेटरी है शिया प्रॉपर्टी के लिए कोई फैसला करने में। उस दिन वो कोविड पॉजिटिव थी, उसका बहाना उठा के अमानतुल्लाह खान ने जो है फटाक ये ऑर्डर पास कर दिया कि आज तो कोविड पॉजिटिव आएंगी ही नहीं, जबकि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, लिख के भेज दिया था मुझे कोविड हो गया है, मैं नहीं। उनको कहा गया था कि आप वर्चुअली ज्वाइन कर सकती हैं, तब भी नहीं हुई। बहुत अच्छी बात आपने कही, उनको कहा गया वर्चुअल ज्वाइन कर सकती हैं, मगर उससे पहले जब उन्होंने एजेंडा भेजा था, एजेंडे के उन्हें कागजात भेजने थे, तो उन्होंने लिख के भेजा हम एजेंडे कागजात नहीं भेजेंगे, आप यहाँ आके फाइल देख लीजिएगा। तो वर्चुअली कौन सी फाइलें देखती भैया, वो तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था ना। और जो लिंक भेजा था वो कनेक्ट ही नहीं हुआ। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, 6:30 बजे तक का लिंक का टाइम था, उनके वर्क बोर्ड ने इन्फॉर्म करा कि हमने 4 बजे मीटिंग खत्म कर दी। दिखाना चाहूँगा, बोलते रहिए। इसके ऊपर मैडम ने लिखा कि मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जनाब हमने तो 4 ही बजे मीटिंग खत्म कर दी। किसको देखना यही होगा कि मामला कहाँ जाकर के रुकता है और कौन सी कमेटी वहाँ काबिज रहती है जोरबाग शाह मर्दा करबला में। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।